दोस्तों आपने देखा होगा भारत के अंदर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो है 2024 के होने वाले लोकसभा इलेक्शंस का एग्जिट पोल। और यहां पर इस समय सभी प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल की जो एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा न्यूज चैनल पर आपने अलग अलग प्रेडिक्शंस भी देखी होंगी। और ऐसे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने से पहले तब तक अनुमान लगाए जाते रहते हैं। और 4 जून को सारी बातें सामने आ ही जाएंगी। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल क्या कहते हैं ये भी हमें यहां पर समझना होगा। और आखिर एग्जिट पोल कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्या इसका इतिहास रहा है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप एग्जिट पोल की सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे ज्यादा क्रिस्प वीडियो यानी कि चीजों को आप देखने वाले हैं। और आपको यह भी पता चलेगा कि हमें कौन सी एजेंसीज के एग्जिट पोल को सीरियस लेना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा एक्यूरेसी से कौन सी एजेंसीज यहां पर प्रेडिक्ट कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। देखते हैं पूरे मामले को। अगर यहां पर बात करें दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि एग्जिट पोल आखिर होता क्या है। तो एग्जिट पोल दरअसल एक ओपिनियन होता है उन वोटर्स का जो कि पोलिंग स्टेशन से वोट डालकर जस्ट निकलते हैं और उनसे कुछ सर्वे के थ्रू सवाल जवाब किए जाते हैं। और ऐसे वोटर्स का यहां पर ओपिनियन लिया जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया, क्यों दिया, ये सारी बातें। और उसके हिसाब से फिर इलेक्शंस के रिजल्ट का रुझान पता लगाया जाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में यहां पर अगर बात करें, क्योंकि ये जो ओपिनियन लिया जाता है ये उन लोगों का लिया जाता है जो पोलिंग स्टेशन से एग्जिट कर रहे होते हैं अपने वोट को डालने के बाद। और ऐसे में यहां पर इसीलिए इसको एग्जिट पोल कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों का ओपिनियन लेकर सर्वे किया जाता है और उसके आधार पर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान ये जो प्रक्रिया शुरू हुई एग्जिट पोल्स की, ये कब शुरू हुई। तो ये 1957 के अंदर शुरू होती है। और अगर बात करें यहां पर, जैसा कि हमने देखा कि जिन लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं वो उसके आधार पर सर्वे जो है उसके आधार पर यहां पर प्रेडिक्शन की जाती है। तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है, कितने लोगों का सर्वे किया जाता है। क्या जितने भी भारत के अंदर वोटर्स हैं, जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, क्या सबका सर्वे किया जाता है? तो दोस्तों जवाब है नहीं। सैंपल सर्वे एक लिया जाता है, यानी कि यहां पर कुछ वोटर्स, चुनिंदा वोटर्स होते हैं, उनका एक सैंपल सर्वे किया जाता है। यानी कि आप सैंपल स्पेस बनाएंगे कि इतने पर्टिकुलर लोगों का आप ओपिनियन यहां पर लेंगे और इन मुद्दों पर यहां पर उनसे सवाल पूछेंगे। तो ऐसे में यहां पर अगर बात करें, जब चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब शुरू हुआ था पहली बार 1957 के अंदर एग्जिट पोल, तो ऐसे में यहां पर 20 से 30 हजार लोगों का यहां पर सैंपल स्पेस के दौरान उनसे सवाल जवाब करके उनका ओपिनियन लिया जाता था। तो लगभग 20 से 30 हजार लोगों का ओपिनियन उस समय लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, आज आप ज्यादा लोगों का ओपिनियन ले सकते हैं। साथ में जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो रिमोट एरियाज में लंबी दूरी तय कर कर जा सकते हैं और ऐसे में यहां पर उन लोगों का भी ओपिनियन ले सकते हैं जिन लोगों से पहले ओपिनियन शायद नहीं लिया जाता हो। और ऐसे में आप यहां पर ज्यादा सटीक अपना सर्वे के अनुसार अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे में अब जो आपको सैंपल स्पेस देखने को मिलता है, यानी कि अब लगभग 10 लाख लोगों से इस प्रकार का सर्वे किया जाता है। तो शुरुआत के अंदर लगभग 20 से 30 हजार थे, अब 10 से लगभग 10 लाख लोगों का इस तरह से आप देखेंगे सर्वे किया जाता है। और अगर बात करें क्या कोई ऐसा कानून है जो इस एग्जिट पोल को गवर्न करता है, उनको रेगुलेट करता है, तो जवाब मिलता है दोस्तों बिल्कुल। भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया को रेगुलेट करने वाला कानून आपको देखने को मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये कानून भारत के अंदर चुनावी प्रक्रिया के कई एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करता है, जिसमें से एक एस्पेक्ट एग्जिट पोल भी है। इस कानून के हिसाब से इसका सेक्शन 126A कहता है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि जब तक वोटिंग प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया में खासतौर पर वोटिंग प्रोसेस जब तक आखिरी वोट ना डल जाए, वोटिंग प्रोसेस जब तक पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप एग्जिट पोल का ओपिनियन जारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चुनावी प्रक्रिया यानी कि खासतौर पर वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले अगर आप एग्जिट पोल को जारी कर देंगे, तो ऐसे में आप वोटर्स के बिहेवियर को और उनके माइंडसेट को आप अफेक्ट कर सकते हैं और ऐसे में आप चुनाव के जो इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं आप उनको प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर वोटिंग खत्म होनी है 4 चरणों में, लेकिन अगर मान लीजिए कोई न्यूज एजेंसी सिर्फ 2 चरणों के बाद ही बताने लग जाती है कि भाई यहां पर इस तरह से वोटिंग हुआ है, इस तरह से वोटिंग हुई है, तो रुझान कहता है कि ये सरकार बनेगी, ये सारी बातें, ये चीज यहां पर नहीं हो सकती है। जब तक, अगर मान लीजिए चुनाव 4 चरणों में होने हैं, जब तक 4 चरणों के वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक आप एग्जिट पोल जारी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में यहां पर अगर कोई न्यूज चैनल ऐसा करता है तो उसको यहां पर फाइन भी लगेगा और 2 साल की जेल भी यहां पर हो सकती है। ठीक है, तो यह चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब अगर बात करें 2024 के
जो एग्जिट पोल है उसकी, तो उससे पहले हमें 2019 के इलेक्शंस का भी रिजल्ट थोड़ा सा देखना होगा कि 2019 के रिजल्ट्स आखिर क्या कहते थे, ताकि आप एक कंप्लीट पिक्चर यहां पर बना पाएं। तो अगर 2019 के लोकसभा चुनावों की देखें तो यहां पर बीजेपी को आपको देखने को मिलेगा कि 37% 0.77% वोट आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि यहां पर बीजेपी को लगभग 37.7% वोट मिलते हैं, कांग्रेस को 19.6% वोट मिलते हैं, वहीं पर डीएमके को 2.33% और 2.6% वाईएसआरसीपी को। अगर बात करें तो ये चार पार्टीज जो है आपको बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आती हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर, खास तौर पर अगर सीट की बात करें तो, क्योंकि ये चार पार्टीज जो है सबसे ज्यादा सीट्स लेती हुई नजर आती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगी बीजेपी, जिसने अकेले ही 303 सीटें का जो थी ये कब्जा ली थी और 272 का आंकड़ा अकेले ही क्रॉस कर दिया था। यानी कि भारत के अंदर सरकार बनाने के लिए जो क्लियर कट मेजॉरिटी चाहिए होती है, बीजेपी ने वो अकेले ही हासिल कर ली थी। और ऐसे में अगर इसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टीज, यानी कि अगर आप एनडीए को, बाकी जो पार्टीज हैं इनका जो गठबंधन है उसको भी जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा आपको 352 जाता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर यहां पर बात करें तो बीजेपी ने अकेले 303 सीट ली, कांग्रेस ने यहां पर 19.6 वोट परसेंटेज के साथ 52 सीटें यहां पर ली, साथ में यहां पर डीएमके ने 23 सीटें और वाईएसआरसीपी ने भी 23 सीटें यहां पर ली। अब यहां पर दोस्तों एक चीज आपको देखनी होगी कि यहां पर बीजेपी ने 37.7% वोट बीजेपी को मिले, लेकिन लोकसभा की जितनी सीट होती है उसकी लगभग 56% सीट बीजेपी के पास गई। वोटिंग परसेंटेज लगभग 37.7% है, लेकिन जो सीट मिली वो लोकसभा की टोटल सीटों की 56% मिली, यानी कि जितनी वोटिंग परसेंटेज है उससे ज्यादा सीट्स का परसेंटेज यहां पर मिला है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है चुनावी प्रक्रिया के अंदर, यानी कि इस सिस्टम के तहत यह होता है कि जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट सिक्योर करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जीत जाता है। यह मैटर नहीं करता बाकी लोगों ने कितने वोट हासिल करे हैं, लेकिन अगर किसी एक कैंडिडेट ने बाकी लोगों से ज्यादा वोट हासिल करे हैं तो फिर वो वहां पर जीत जाता है, वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि यहां पर 37% वोट होने के बावजूद सीट का आंकड़ा आपको बढ़ा हुआ दिखता है, यानी कि जितने वोट है उससे ज्यादा सीट आपको मिलती है। कांग्रेस के मामले में आपको उल्टा दिखता है, वोटिंग जो शेयर है वो 19.6%, 19% से थोड़े ज्यादा वोट यहां पर मिले हैं, लेकिन सीट आप देखिए कितनी मिली है, सिर्फ 9.5% के आसपास। तो कांग्रेस के साथ यहां पर आपको उल्टा होता हुआ नजर आता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे में यहां पर आप देखें ये 2019 के लोकसभा इलेक्शन का वोटिंग और सीट परसेंटेज है। उसके अलावा अगर यहां पर पूरे अलायंस को अगर देखें, जैसे बीजेपी की सहयोगी पार्टीज और बीजेपी, इन दोनों के अलायंस को मिलाएं तो वोटिंग शेयर जो 37% था ये पहुंच जाता है 45%। वहीं पर कांग्रेस का जो वोटिंग शेयर 19% था वो उसकी सहयोगी पार्टीज के साथ मिला दें तो पूरा जो गठबंधन बनता है यूपीए अलायंस की अगर आप देखेंगे तो यहां पर 27% वोटिंग शेयर आपको देखने को मिलता है। और साथ में अगर आप बात करें महागठबंधन तो इसमें आपको 6% और अदर्स को 21%, यानी कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टीज को देखा जाए तो उनके अगर कंबाइंड वोटिंग शेयर देखा जाए तो वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप यहां पर देखें एनडीए के अलावा, अगर आप देखें एनडीए को टोटल 45% वोट मिले थे 2019 में, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट यानी कि 55% के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर बाकी वोट शेयर आपको देखने को मिलता है अदर पार्टीज का, बीजेपी के अलावा, यानी कि नॉन एनडीए पार्टीज का वोट शेयर आपको काफी मात्रा में लगभग 55% देखने को मिलता है। इसलिए यहां पे इस बार आप देखते हैं 2024 के अंदर क्यों इतना चर्चा का विषय बना हुआ है एग्जिट पोल, कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो बीजेपी यानी कि एनडीए के अलावा जो पार्टीज हैं, आपने देखा होगा उन्होंने एक महागठबंधन टाइप से तैयार करा है जिसको इंडिया अलायंस कहा गया है। और जो इंडिया अलायंस है ये बहुत सारी पार्टीज एक साथ आकर यहां पर एनडीए के अगेंस्ट लड़ रही हैं। तो ऐसे में इसलिए यहां पर क्योंकि बाकी जो नॉन एनडीए पार्टीज हैं उनका भी वोट शेयर अच्छा खासा है अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इसलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है यहां पर एक नेक टू नेक फाइट हो सकती है एनडीए और नॉन एनडीए पार्टीज के बीच के अंदर। ठीक है, तो ये था 2019 का रिजल्ट, उसको हमने यहां पर एनालाइज करा। अब अगर दोस्तों बात करें 2024 के ओपिनियन की कि 2024 के अंदर एग्जिट पोल क्या कहते हैं कि भाई किसकी सरकार बनेगी। अब ये जो एग्जिट पोल 2024 के हैं उसको समझने के लिए आपको उससे पहले 2014 और 19 के एग्जिट पोल्स को हम एक बार देख लेते हैं, ताकि हम 2014 और 19 के एग्जिट पोल को देख के ये पता लगा सकें कि कौन सी एजेंसीज जो है वो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट को प्रिडिक्ट करती हैं। और फिर 2024 के जो इलेक्शन के प्रोसेस के जो प्रिडिक्शन है, एग्जिट पोल है,
उसमें उन्हीं एजेंसीज पर हम खास फोकस यहां पर रख पाए। तो यहां पर अब आपको यह समझ आएगा कि कौन सी एजेंसीज के प्रोजेक्शन पर आपको फोकस रखना है, ज्यादा सीरियस लेना है। क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जितनी भी एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो एग्जिट पोल देती हैं, तो इनमें से आपको कुछ यहां पर हमने चूज की हैं। खास तौर पर 3 एजेंसीज देखने को मिलेंगी जिनका रिजल्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। इन्होंने प्रेडिक्ट करा था 2019 और 14 के अंदर। एक मिलेगी आपको एक्सिस माई इंडिया, दूसरी न्यूज 18 और तीसरी न्यूज 24 चाणक्य। अगर बात करें यहां पर 2019 के आंकड़ों की, तो 2019 के अंदर बीजेपी को 97% एक्यूरेसी के साथ प्रोजेक्ट करा था एक्सिस माई इंडिया ने, और कांग्रेस के लिए यहां पर 82% एक्यूरेसी रखी थी एक्सिस माई इंडिया ने, ठीक है। उसी तरफ अगर न्यूज 18 को देखें तो इनकी एक्यूरेसी आपको बीजेपी के लिए 95 और 89% आपको कांग्रेस के लिए मिल जाएगी। चाणक्य की अगर देखें तो 99.34, 96.84, यानी कि चाणक्य ने सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ 2019 के लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट प्रोजेक्ट करा था, और इसलिए चाणक्य काफी ज्यादा पॉपुलर भी आपको उस समय देखने को होता हुआ मिलता है। वहीं पर अगर बात करें बाकी 2014 के इलेक्शंस की अगर बात करें, तो कहता है 2014 के अंदर भी आपको एक्सिस माई इंडिया का जो रिजल्ट है ठीक ठाक प्रोजेक्ट होता हुआ मिलता है। लगभग 91% के साथ बीजेपी के लिए और 78.6% के साथ कांग्रेस के लिए इन्होंने इतनी एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट को प्रोजेक्ट करा था। वहीं पर अगर बात करें न्यूज 24 चाणक्य की, तो चाणक्य ने 87.5 और 76.9%। अब दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे 2014 के इलेक्शंस को, तो 90% से ज्यादा एक्यूरेसी आपको बहुत रेयर दिखेगी, जैसे कि सिर्फ आपको एक्सिस माई इंडिया की दिखती है, वो भी बीजेपी के रेफरेंस में। और अगर आप देखें कि एक्यूरेसी यहां पर सबकी ही आपको 80s में और 70s में देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप आते हैं 2019 में, तो एक्यूरेसी आपको इन एजेंसीज की बढ़ती हुई नजर आती है। तो अगर यहां पर बात करें, यहां पर कहता है कि इसमें अगर आप देखते हैं यहां पर 2014 के अंदर भी, तो भी हम यहां पर अगर देखें तो आपको ये 3 एजेंसीज ठीक ठाक प्रोजेक्शन करती हुई नजर आती हैं। जैसे अगर चाणक्य की बात करें तो इन्होंने कहा था कि लगभग 350 सीटें एनडीए जीत सकता है, और एनडीए ने जीती कितनी? 352 सीटें। और इन्होंने कांग्रेस के लिए 95 प्रोजेक्ट करा था, और लगभग 91 सीटें यहां पर कांग्रेस जीतती है, यानी कि यूपीए अलायंस यहां पर जीतता है। तो इस तरह से अगर आंकड़ों की देखें 2019 और 14 के इलेक्शंस के प्रोजेक्शन को, तो ये 3 एजेंसीज हमें दिखती है कि हमें इनको सीरियस लेना चाहिए। इनके इलेक्शन, इनके जो एग्जिट पोल है, उन पर हमारी खास नजर होनी चाहिए। अब अगर यहां पर देखें, यहां पर एक ग्राफ है जो कि आपको ये बताता है कि किस तरह से एवरेज एक्यूरेसी जो है वो यहां पर दोनों इलेक्शंस की आपको देखने को मिलती है। तो हमने क्या करा, अब यहां पर एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर एवरेज एक्यूरेसी हमने प्लॉट कर दी, और 2019 हो या 14 हो, दोनों की एवरेज एक्यूरेसी निकाल ली अलग अलग एजेंसीज के द्वारा। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको इंडिया टुडे, ठीक है, माई एक्सिस इंडिया और साथ में चाणक्य, ये 3 आपको देखने को मिलती है, न्यूज 18 और माई एक्सिस इंडिया और चाणक्य, ये 3 एजेंसीज यहां पर एवरेज एक्यूरेसी इनकी अच्छी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इनकी एवरेज एक्यूरेसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, जिसमें फिर से अगर आप देखेंगे तो चाणक्य की एवरेज एक्यूरेसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो चाणक्य ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एग्जिट पोल वाली एजेंसी है जो काफी हद तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको देती है। तो इसका मतलब 2024 के इलेक्शंस की जब बात होगी तो हमें चाणक्य और इन 2 एजेंसीज पर हमें फोकस करना होगा। ऑल इंडिया लेवल के प्रोजेक्शन देखें उससे पहले हम स्टेट वाइज भी प्रोजेक्शन एक बार देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पर ये 3 एजेंसीज क्या कहती है वो तो हम देखेंगे फाइनली, लेकिन अगर स्टेट वाइज बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर लोकसभा सीट आपको काफी ज्यादा भारी मात्रा में देखने को मिलती है, जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को गवर्न करते हैं, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, और साथ में कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और यहां पर आंध्र प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको काफी ज्यादा मात्रा के अंदर सीट्स देखने को मिलती है, और यहां पर ये वो राज्य भी है जहां पर एक पार्टी ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर गेम जो है, ये राज्य जो है गेम को डिसाइड करते हैं। जैसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, इस बार 2024 का जो प्रेडिक्शन है उत्तर प्रदेश के लिए वो क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, और बीजेपी यहां पर 65 से 75 सीटों पर जीत सकती है। कांग्रेस यहां पर 5 से 10, यानी कि 80 सीटों में से कांग्रेस हो सकता है डबल डिजिट भी क्रॉस ना कर पाए। ये आंकड़ा आपको, ये प्रेडिक्शन यहां पर देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की बात करें तो टोटल 48 लोकसभा सीटों में से 34 से 38 सीटें बीजेपी या एनडीए के पास जा सकती हैं, और 6 से 10 सीटें फिर से यूपीए यानी कि कांग्रेस के पास जा सकती हैं।
यानी कि फिर से हो सकता है कि मैक्सिमम 10 बताई गई हैं, तो हो सकता है कांग्रेस यहां पर 2 बड़े राज्यों के अंदर सिंगल डिजिट में ही सिमट जाए। उसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो बीजेपी को यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिग्निफिकेंट सीट इस बार देखने को मिल सकती है। 18 से 22 सीट बीजेपी के लिए, यानी कि एनडीए बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टीज के लिए प्रोजेक्ट की गई है 18 से 22 सीट, जो कि पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। और वहीं पर कांग्रेस की यहां पर बताया गया है कि भाई 10 से 14 सीटें, ठीक है। और यहां पर टीएमसी जो वहां की एक रीजनल पार्टी आपको देखने को मिलती है, पावरफुल रीजनल पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी, उसके पास 5 से 7 सीटें ही लोकसभा इलेक्शंस की यहां पर आ सकती हैं। तो बीजेपी फिर से अगर बात करें यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर वेस्ट बंगाल में कोई उभर सकती है लोकसभा इलेक्शंस में, तो वो बीजेपी वेस्ट बंगाल में उभर सकती है। वहीं पर अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से लगभग 30 से 34, एक बहुत बड़ा अमाउंट बीजेपी की झोली में जा सकता है। और वहीं पर कांग्रेस फिर से यहां पर हो सकता है सिंगल डिजिट में ही सिमट जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जितने भी ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहां पर आपको बीजेपी के फेवर में, एनडीए के फेवर में रिजल्ट जाता हुआ नजर आता है। वहीं पर तमिलनाडु की अगर बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर 39 सीटें, अच्छी खासी सीटें हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी का सिक्का नहीं चलता है और यहां पर कांग्रेस फायदे में रह सकती है। यूपीए यहां पर आपको फायदे में रहता हुआ नजर आएगा। 30 से 34 जो सीट है ये यूपीए के पास आपको जाती हुई नजर आएंगी। कर्नाटक की बात करें तो फिर से यहां पर आपको देखने को मिलेगा 28 में से 20 से 24, फिर से बड़ी मात्रा में बीजेपी को यहां पर फायदा मिल सकता है। गुजरात की बात करें तो 26 सीटों में से 24 या 26 की 26 हो सकता है यहां पर यूपीए यानी कि कांग्रेस अपना खाता भी ना खोल पाए, जीरो पर ही गुजरात के अंदर सिमट कर रह जाए, यह भी हो सकता है। उसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो 25 में से बताया जा रहा है 22 से 24 सीटें राजस्थान के अंदर, 25 में से 22 से 24 सीटें बीजेपी और एनडीए के पास जा सकती हैं। फिर से बहुत भारी मात्रा में यहां पर सीट जा सकती है। तो जितने भी बड़े राज्य हैं, अगर आप ओवरऑल भारत के बड़े राज्यों को देखेंगे तो ऐसे में खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में तो आप देख सकते हैं, अगर साउथ में से कर्नाटक को अगर हटा दिया जाए तो यहां पर बीजेपी को आपको बढ़त मिलती हुई देखने को मिलती है राज्यों के हिसाब से। मध्य प्रदेश में 29 में से फिर से 26 और 24 से 26, यानी कि कांग्रेस फिर से हो सकता है सिर्फ सिंगल डिजिट के अंदर ही सिकुड़ जाए, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर साउथ इंडिया में हम आ चुके हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेस और वाईएसआरसीपी यहां पर अच्छी खासी बढ़त ले सकती हैं और बीजेपी को यहां पर 0 से 2, यानी कि हो सकता है कोई खाता भी बीजेपी का यहां पर ना खुले, ठीक है, एनडीए का खाता यहां पर ना खुले। यह चीज आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। वहीं पर उड़ीसा की बात करें तो 12 से 14 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं, ठीक है, यहां पर भी ठीक ठाक, यानी कि सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उड़ीसा में उभर सकती है कौन? बीजेपी, ठीक है। और पंजाब की 13 सीटों में से 2 से 4 यहां, यानी कि यहां पर भी बीजेपी का प्रभाव आपको कम देखने को मिलेगा। यहां पर आम आदमी पार्टी की हो सकता है 1 से 2 सीटें यहां पर निकल जाए, ये वाली बात भी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर कही जा रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर आसाम की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी आपको डोमिनेंट पार्टी देखने को मिलती है। हरियाणा में भी बीजेपी डोमिनेंट और झारखंड में भी बताया जा रहा है कि बीजेपी ही डोमिनेंट पार्टी आपको देखने को मिलती है। तो अगर स्टेट वाइज यहां पर देखें तो बड़े जो राज्य हैं, बड़े स्टेट जो कि गेम डिसाइड करते हैं, वहां सभी राज्यों में आपको बीजेपी एक बहुत डोमिनेंट पार्टी के रूप में नजर आती है, ठीक है। चलिए, अब ये तो था हमारा स्टेट वाइज। अब यहां पर क्योंकि स्टेट वाइज हमने देख लिया है, तो अब देखते हैं ऑल इंडिया लेवल के आंकड़े आखिर क्या कहते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल की अगर बात करें, सभी एजेंसीज, इनको आप पॉज करके देख सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन हमारा फोकस उन 3 एजेंसीज पे रहेगा जिनकी एवरेज एक्यूरेसी हमने 2014 और 19 के इलेक्शंस के हिसाब से देखी थी, सबसे ज्यादा थी। तो अगर बात करें उसमें भी सबसे ज्यादा जो था वो था चाणक्य। तो चाणक्य की अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि भाई चाणक्य ने प्रिडिक्ट करा है 385 से 415 सीटें बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए, यानी कि जो 400 पार, अब की बार 400 पार का जो नारा है वो हो सकता है यहां पर चाणक्य को अगर देखें तो यहां पर वो पार होता हुआ बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो पार हो जाए, क्योंकि 400 के बाद भी 15 सीटें और एक्स्ट्रा यहां पर चाणक्य ने बताई है, ठीक है। अगर 401 402 बोली होती तो हमें लगता है हो सकता है कि भाई 400 के अंडर रह जाए, लेकिन 415 यहां पर बताई है, तो यहां पर बहुत चांसेस हैं कि 50-50% है कि भाई 400 से कम भी रह सकता है, 400 से ज्यादा भी रह सकता है, क्योंकि इधर से 15 कम है, उधर से 15 ज्यादा है, 385 से 415 है, तो यहां पर काफी ज्यादा चांसेस है कि 400 पार हो सकता है चाणक्य के अकॉर्डिंग। चाणक्य के अकॉर्डिंग कांग्रेस के पास, यूपीए के पास 96 से 118 सीटें आ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यहां पर न्यूज 18 को देखें तो 340 से 380 बता रहा है, यानी कि 400 का आंकड़ा इसके हिसाब से क्रॉस नहीं होगा। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का आंकड़ा लगभग उतना ही है जितना चाणक्य ने बताया है, 90 से 120 के अराउंड, ठीक है।
वहीं पर अगर इंडिया टुडे की बात करें तो 361 से 401 यहां पर बताया गया है। 400 का आंकड़ा यहां पर छू सकता है, ये यहां पर देखने को मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो है इंडिया टुडे के हिसाब से, एक्सिस में इंडिया के हिसाब से यहां पर 400 का आंकड़ा क्रॉस होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और अगर चाणक्य को देखें तो 400 का आंकड़ा क्रॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से और न्यूज 18 के हिसाब से अगर देखें, अगर इन दो हाई एक्यूरेसी एजेंसीज को देखें तो 400 का आंकड़ा पार होना मुश्किल है, ठीक है। उसके अलावा बाकी को भी अगर आप देखेंगे, बाकी कोई भी आपको एजेंसी नहीं मिलती है जिसने 400 का आंकड़ा क्रॉस करवाया होगा। कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जिसने 400 का आंकड़ा क्रॉस करवाया है। लेकिन इस समय अगर सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि क्या 400 का मामला यहां पर क्रॉस होगा या फिर नहीं होगा। अगर 400 का मामला क्रॉस होगा तो वो यहां पर सिर्फ चाणक्य के अकॉर्डिंग होगा, बाकी कोई सी भी एजेंसी ने 400 का आंकड़ा क्रॉस यहां पर होते हुए नहीं दिखाया है। तो सवाल अब यह उठता है कि क्या अकेला चाणक्य की जो प्रोडिक्शन है वो बाकी सभी न्यूज एजेंसीज और एग्जिट पोल की जो एजेंसीज हैं उन पर भारी पड़ेगी, या फिर यहां पर 400 के अंदर ही मामला सिमट कर रह जाएगा। और ओवरऑल देखते हैं कि भाई कितनी सीट इस बार बीजेपी अकेले जीतेगी। पिछली बार 303 थी, इस बार देखेंगे कि भाई अकेले बीजेपी कितनी ज्यादा सीट यहां पर जीतती है, वो भी यहां पर देखना होगा, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें, ये सारी बातें चल रही थी, अब यहां पर क्योंकि हमने एक और चीज यहां पर देखी है कि 2019 के इलेक्शन को अगर देखें तो बीजेपी का वोट शेयर आपको सिर्फ 37.7% देखने को मिलता है। और अगर बीजेपी के साथ आप उनकी सहयोगी पार्टीज को भी मिला दें तो टोटल जो एनडीए गठबंधन है उसके पास लगभग 45% के आसपास वोट शेयर देखने को मिलता है। इसका मतलब जो 55% वोट शेयर है वो नॉन एनडीए पार्टीज के पास है। और इस बार क्या हुआ है, इस बार आपको देखने को मिलेगा कि अलायंस बना है, बहुत बड़ा अलायंस, इंडिया अलायंस, जो कि यहां पर नॉन एनडीए पार्टीज एक साथ आकर यहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यहां पर ऑपोजिशन कह रहा है कि भाई इस कारण और बाकी मुद्दों के हिसाब से अगर देखें तो यहां पर इस बार जो है नेक टू नेक फाइट हो सकती है और हो सकता है कि भाई सरकार यहां पर इंडिया अलायंस की बने। जैसे कि अगर बात करें यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें, शुरुआत में तो देखा गया कि जो ऑपोजिशन था, ऑपोजिशन ने एग्जिट पोल ये जो जारी किए जा रहे हैं न्यूज चैनल्स पे, जिसमें बीजेपी और एनडीए को 350 से भी ऊपर सीटें बताई जा रही है, इसका ऑपोजिशन पहले तो आके पूरी तरह से, खासतौर पर कांग्रेस आकर बॉयकॉट कर देती है, कहती है कि भाई इस एग्जिट पोल को हम नहीं मानते और इस एग्जिट पोल के आधार पर जो भी न्यूज चैनल्स में डिबेट हो रही है हम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट्स वापी आप देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यहां पर बात करें जो अलग अलग रिएक्शंस क्या आते हैं यहां पर आपको देखने को मिलता है, एग्जिट पोल की अगर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको खास प्रकार का आपको रिएक्शन आता हुआ देखने को मिलता है, जिसके अंदर सोमनाथ भारती जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता आपको देखने को मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने हेड को शेव कर दूंगा, यानी कि अपने सर मुंडवा दूंगा अगर यहां पर दोबारा से पीएम मोदी पावर में आते हैं तो। और साथ में यहां पर केजरीवाल ने कहा है कि भाई इंडिया जो ब्लॉक है वो इस बार सरकार बनाने जा रहा है और उनकी तरफ से नेक्स्ट पीएम यहां पर बनेगा। राहुल गांधी का यहां पर कहना है कि यहां पर ये जो एग्जिट पोल चल रहा है न्यूज चैनल्स पर, ये एग्जिट पोल्स नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। और ऐसे में यहां पर जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन 295 सीट इस बार लेकर आ रहा है। और अगर इंडिया गठबंधन 295 सीट लाता है तो जाहिर सी बात है कि 272 का आंकड़ा क्रॉस ये कर लेंगे और सरकार फिर इनकी बन जाएगी, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। उसके अलावा अखिलेश यादव जो है, इनका भी यही कहना है कि भाई इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा। वहीं पर जो बीजेपी है, बीजेपी का रिएक्शन क्या आता है एग्जिट पोल पर, तो जेपी नड्डा यहां पर बोलते हैं कि यहां पर 370 लोकसभा सीट बीजेपी यहां पर जीतेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। यानी कि अकेले बीजेपी 370 और एनडीए मिला दें तो 400 से ऊपर यहां पर इस बार बीजेपी सीट लेने जा रही है, एनडीए सीट लेने जा रहा है। यह बात यहां पर जेपी नड्डा का कहना है। और वहीं पर अगर योगी आदित्यनाथ को देखें तो योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि भाई इस बार पीएम मोदी दोबारा से इलेक्ट होंगे और दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भारत के अंदर संभालेंगे। तो ये तो रही यहां पर सारी टीका टिप्पणी जो कि पॉलिटिकल आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और यहां पर आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट देखने को मिलते हैं, प्रशांत किशोर, ये भी यहां पर कहते हैं, इनका कहना है कि भाई एग्जिट पोल पे कोई यहां पर भरोसा मत करो, एग्जिट पोल पे कुछ भी आपको सच्चाई देखने को नहीं मिलती है। और यहां पर सिर्फ आपको, यहां पर इन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए बोला है कि बैठे भाई फर्जी पत्रकार है, बड़बोले नेता है, सोशल मीडिया के कुछ खुद को अपने आप को एक्सपर्ट बताकर लोग सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रोजेक्शन दे रहे हैं। तो उन्होंने लोगों को बोला है कि आप ये एग्जिट पोल वगैरह के मामले में प्रोजेक्शंस में ज्यादा पड़िए मत, 4 जून को चीजें निकलकर सामने आ ही जाएंगी कि क्या होना है, किसकी सरकार बननी है, कैसे चीजें होनी है। फिलहाल अगर आपको एग्जिट पोल देखना भी है
तो दोस्तों उसके लिए हमने यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर दिया है और आप देख सकते हैं कौन सी एजेंसी आपको लगता है कि भाई सबसे बढ़िया है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी 3 एजेंसी जो हमने सिलेक्ट करी उसके हिसाब से आप अपना ओपिनियन भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि भाई कौन सी सरकार बनेगी, क्या होगा, और या फिर एग्जिट पोल की कोई रेलेवेंस है या नहीं है तो क्यों होना चाहिए, नहीं तो कैसी चीजें, इनका भी आप अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय उसमें आप यहां पर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर आया है उन सभी दोस्तों के लिए जो कि इस स्टेट में कंफ्यूज रहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी आखिर कैसे शुरू करें, कोर्सेज बहुत महंगे हैं, क्या पढ़ना होता है, कुछ समझ नहीं आता। तो आपको कहीं पर जाकर किसी से सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अनअकैडमी के एजुकेटर से जुड़ सकते हैं क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बना दिए गए हैं कोर्सेज के। खास तौर पर ये एनसीईआरटी कोर्स 499 में देखने को मिलता है दोस्तों, सिर्फ 499 यानी कि 500 रुपए में लगभग आप अनअकैडमी के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको एजुकेटर से डायरेक्ट गाइडेंस मिल सकती है। और गाइडेंस ही नहीं मिलेगी, आपको यहां पर एनसीईआरटीज कंप्लीट करवाई जाएंगी और वो भी एनसीईआरटीज के कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाए जाएंगे जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। दोस्तों यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये सभी स्टेज में काम आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, सभी स्टेजेस में कोर सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है, गाइडेंस लेनी है, एनसीईआरटी कवर करनी है, कोर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, वो भी सिर्फ 499 में, तो दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव। अगर आप SMK लाइव कोड लगाएंगे तो आप यहां पर इस कोर्स के अंदर 499 में एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 2025 के और 2025 के आपको बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बैच आपको लॉन्च होते हुए नजर आते हैं, जिसके अंदर आपको जीरो से फाउंडेशन से 2025 की तैयारी कराई जाएगी। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी, लाइव क्लासेस में डाउट रेजोल्यूशन होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री में आपको मिलेगी, ये सारी चीजें, और वो भी सिर्फ आपको देखने को मिलता है 29,999 के अंदर आपको देखने को मिलता है, सिर्फ 29,999 में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो कोड लगाएंगे यहां पर SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव यहां पर कोड लगाएंगे, आप इस कोर्स के अंदर 2025 के लिए एनरोल कर सकते हैं। 2026 का भी बैच आपको देखने को मिलेगा, लॉन्च हो चुका है और सभी टॉप एजुकेटर्स आपको 2026 की तैयारी यहां पर करवाते हैं दोस्तों। कोड लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा बहुत यूनिक इनिशिएटिव आपको अनअकैडमी की तरफ से देखने को मिलता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि 1 रुपए में एक टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, और वो भी एक यूपीएससी का ऐसा एग्जाम जो होने वाला है, 2024 का एग्जाम है, और उसके लिए आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो 1 रुपए में आप एनरोल कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज में अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो मर्जी करिए। 1 रुपए की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, कोड लगाना होगा SMK लाइव, तो आप यहां पर बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर 1999 के अंदर अब आप सीसैट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मधुकर कोटावे सर के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसको अपनी मर्जी से, फ्लेक्सिबिलिटी से आप क्लासेस को कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको आपको रीजनिंग और मैथ्स, एप्टीट्यूड, सब कुछ यहां पर कवर होगा। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव अगर आपको 1999 में पूरा कोर्स लेना है तो। साथ में याद रखेंगे 2 जून को यानी कि आज यहां पर संडे को ये टेस्ट होना था 9:30 बजे और 2:30 बजे। तो अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है तो कोई बात नहीं, अगले वीक जो टेस्ट होगा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेंगे। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री होता है, ऑल इंडिया लेवल की रैंक भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो पूरी वीडियो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, जिसके अंदर हमने ये समझा कि आखिर ओपिनियन पोल होता क्या है, एग्जिट पोल होता क्या है, इसके अलावा एग्जिट पोल कितने इफेक्टिव होते हैं, और अगर होते भी हैं तो अगर आपको एग्जिट पोल देखना भी है तो कौन सी एजेंसीज पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला और पूरी वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।